हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वेलकम टू उत्कर्ष प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके राजस्थान सेट एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आ चुकी है। तो सभी हमारे जो सेट एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं कि मैम एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है और एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन कितना रहता है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो इस तरीके के कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, एस्पिरेंट्स की तरफ से आ रहे हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो कितने समय तक रहती है। बेसिकली अगर हम राजस्थान सेट एग्जामिनेशन की बात करें, आपके जो सेट एग्जामिनेशन होता है उसकी अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होंगे जिसके लिए एग्जामिनेशन परीक्षा करवाई जाएगी, तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, राइट। और ये क्योंकि राजस्थान सेट एग्जामिनेशन है तो राजस्थान के अंदर जो आपके एपी के रिक्रूटमेंट होंगे सिर्फ उसी तक ये सीमित है, राइट। अब जैसे नेट में क्या होता है कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो ऑल ओवर इंडिया में सारे स्टेट्स में जितने भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, जो भर्तियां होती हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस के द्वारा, जैसे यूपी में होता है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। आपको नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो। अगर नेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए सेट एग्जामिनेशन स्टेट लेवल पर कंडक्ट करवाया जाता है और वहां पर आपको जो एलिजिबिलिटी मिलेगी वो फिर उसी स्टेट तक सीमित रहेगी। तो राजस्थान में जितनी अपकमिंग एपी रिक्रूटमेंट्स आएंगी, अगर आप सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हो तो उसमें फिर आप शामिल हो पाओगे, तो वहां पर ये एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी। नाउ अब स्टूडेंट्स के जो क्वेरीज आते हैं कि मैम एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, एग्जामिनेशन का लेवल क्या रहता है। यहाँ पर अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न आपका एग्जैक्ट वही रहता है जैसे कि यूजीसी नेट में है, एंड सिलेबस भी आपका सिमिलर ही रहता है ऑफ बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। पैटर्न में वही आपकी कहानी है कि 50 जो क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर 1 के होंगे प्लस 100 क्वेश्चंस जो हैं पेपर 2 के होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर टोटल आपके 150 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, और यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जस्ट लाइक यूजीसी नेट, ओके। एंड अगर हम सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस एसेंशियली सेम रहता है। अब हमारे जो पॉलिटिकल साइंस एस्पिरेंट्स हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर सेट एग्जामिनेशन का सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम रहता है जैसे कि आपके यूजीसी नेट में है। यहाँ पर भी वही आपके 10 यूनिट्स हैं, जैसे आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है। यहाँ पर एंशिएंट थॉट से लेकर यानी कन्फ्यूशियस है, ग्रीक फिलोसफी प्लेटो एरिस्टोटल से लेकर मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट ऑफ मैकियावेली, जर्मन आइडियलिज्म ऑफ हीगल हैं, कार्ल मार्क्स हैं, फिर एंटोनियो ग्राम्सी हैं, फिर आपके कुछ कंटेम्प्रेरी थिंकर्स जैसे जॉन रॉल्स हैं, हैना एरेंट हैं, फ्रांस फैनन हैं। तो इस तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रहेगा। उसके अलावा आपके इंडियन पॉलिटिकल थॉट रहेगा जहाँ पर वही एंशिएंट पहले जो आपके कुछ कंसेप्ट्स हैं वहां से शुरुआत होती है, जैसे कौटिल्य हैं, धर्मशास्त्र हैं, अगन्य सूत्र है, फिर उसके बाद में बर्नियन कबीर हैं, फिर उसके बाद में पंडिता रमाबाई हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, औरबिंदो हैं, टैगोर एंड इकबाल हैं, सावरकर, अंबेडकर, नेहरू, महात्मा गांधी जी, राम मनोहर लोहिया हैं, जेपी नारायण हैं, दीनदयाल उपाध्याय। तो इस तरीके से आपके इन सारे थिंकर्स को कलेक्टिवली कंपाइल करके इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पोर्शन होता है, भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इसमें भी वही कॉम्प्रिहेंसिव आपके सारे पोर्शंस कवर किए गए हैं। एंशिएंट आपका जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं, उसके बाद में मेडिवल एज के थिंकर्स इसमें लिए गए हैं, राइट। जैसे आपके जियाउद्दीन बर्नी हो गए, कबीर का जो क्लास एंटी कास्ट विजन है बेगमपुरा का, वो इसमें हम पढ़ते हैं, राइट। तो इस तरीके से एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट यहाँ पर इंडियन फिलोसफी के टर्म्स में इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरी में वही आपके लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स पहले कंसेप्ट्स हैं,
और उसके बाद में कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं जैसे लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। ओके, सो ये आपके 3 फाउंडेशनल यूनिट्स होती हैं, पॉलिटिकल थॉट, इंडियन प्लस वेस्टर्न एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी तैयारी जो है वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से अगर शुरू करोगे तो आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए, फिर उसके बाद आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर कर सकते हो। उसके बाद में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की यूनिट जो बच्चों को काफी ज्यादा डेंजरस लगती है, काफी ज्यादा खतरनाक लगती है, राइट। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में थोड़े से आपके जो लेसर नोन अनफेमिलियर से कंसेप्ट आ जाते हैं, जैसे सिस्टम्स अप्रोच है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच आ जाता है, पॉलिटिकल कल्चर अप्रोच है। तो ये यूजुअली क्या है, हमने उतना ज़्यादा सुना नहीं होता है। ये थोड़े से जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का तो इनफैक्ट जो डिसिप्लिन ही है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट। आपके जो बिहेवियरिज्म का रेवोल्यूशन हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो तब आपके ऐसे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, साइंटिफिक जो आपके एक तरीके से जो मेथड्स हैं, अप्रोचेज हैं, उनको पुश किया गया था पॉलिटिकल थ्योरी में। सो उसी के एक आउटकम के रूप में हमें कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, न्यू इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, नेशनलिज्म, स्टेट थ्योरी, राइट। तो इस तरीके से कुछ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस है, जहाँ पर डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इलेक्टोरल सिस्टम है, इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो थ्योरीज हैं, आपके जो एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी कैंपेन्स हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। सो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी सिलेबस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो ऐसे आप उसको क्वेश्चंस के बेसिस पर हम अच्छे से अगर टारगेट करें तो वो यूनिट भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एंड दैट टू अगर आप स्टैंडर्ड सोर्सेज जैसे जेसी जौहरी का अगर आप हेल्प लोगे तो फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उसकी थोड़ी लैंग्वेज हमें डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा समय देने लगेंगे तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो यहाँ पर पहले थ्योरेटिकल पोर्शन आ जाते हैं, अप्रोचेस आ जाते हैं, फिर कंसेप्ट्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कुछ डायनेमिक कंसेप्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, जैसे यूएनओ हो गया, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटेन वुड्स ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे, और कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस जो हमें इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आज की डेट में दिखाई देते हैं। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो देखो ये इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो पोर्शन है उसी का एक प्रैक्टिकल और डायनेमिक पोर्शन है, राइट। सो यहाँ पर जैसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी है, देन इंडिया के जो रिलेशंस हैं सुपर पावर्स के साथ में या मेजर पावर्स के साथ में, जैसे यूएसए है, रशिया है, चाइना है, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में किस तरीके से इंटरेस्ट एंड जो इंटरेक्शंस हैं इंडिया के कैसे संबंध हैं उससे संबंधित हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ब्रिक्स है, आसियन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अफ्रीकन यूनियन। इसके अलावा नेबरहुड से कैसे रिलेशनशिप है, जैसे आपके साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं उससे संबंधित आपकी लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक वेस्ट पॉलिसी है। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी का जो सिलेबस है वो भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड है, लेकिन आपको इसे थोड़ा सा करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उनसे कनेक्ट करके पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन कवर कर रहे हो तो उसी टाइम पर, जैसे मैं सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ कि आप क्या करो, गूगल करो जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हो, और उसमें आप न्यूज़ वाले जो ऊपर ऑप्शंस आते हैं ना, ऑल का, एआई मोड एंड आपके इमेजेस का, उसके अलावा एक न्यूज़ का ऑप्शन भी आता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित आपको जो भी वहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में चीज़ें चल रही होंगी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से स्टैटिक एंड डायनेमिक पोर्शन को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ लेकर चल सकते हैं। और देखो इसेंशियली आपका क्योंकि सब्जेक्ट इतना ज़्यादा डीप है, इतना ज़्यादा वास्ट डिफाइंड सिलेबस है हमारा, तो अभी तक स्टैटिक क्वेश्चंस ही ज़्यादा आते हैं, डायनेमिक पोर्शन का वेटेज अभी उतना नहीं है हमारे एग्जामिनेशन में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन अगर आप करंट से उसको रिलेट करके पढ़ते हो ना तो आपको चीज़ें याद रखना भी ईजी हो जाता है। तो वो आई थिंक एक अच्छा इफेक्टिव तरीका होता है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी है ही थोड़ा सा अपने आप में डायनेमिक सब्जेक्ट, तो जितना आप करंट से कनेक्ट करके पढ़ोगे उतना आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा एंड प्लस चीज़ें याद रखने में
समझने में जो है आसानी होगी। उसके बाद में लास्ट के जो हमारे 4 यूनिट्स हैं, इसमें से सबसे जो लेंदी यूनिट है दैट इज इंडियन पॉलिटी या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। सो यहाँ पर आपके कॉलोनियल हेरिटेज, जहाँ पर आपके रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से लेकर इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सारे अधिनियम और उसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं, फीचर्स हैं, वो आ जाएंगे। जैसे 1909 एक्ट से आपके कम्युनल इलेक्टोरेट्स आए थे, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स जिसे हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 1919 वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे करके कैसे एवोल्यूशन जो है हुआ है ब्रिटिश रूल का इंडिया में, पहले कंपनी रूल, फिर उसके बाद में क्राउन रूल से इंडिपेंडेंस तक, वो कॉलोनियल हेरिटेज वाले पोर्शन में आ जाएगा। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। देन आपके प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जैसे कुछ टॉपिक्स हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं। फिर उसके बाद में लेजिस्लेचर, जिसमें पार्लियामेंट आ जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज आ जाएंगे। उसके बाद में जुडिशरी आ जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, फेडरलिज्म आ जाएगा। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज आ जाएंगी। उसके बाद में पॉलिटिकल प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेटिवली, जैसे कि स्टेट एंड इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट है, जहाँ पर आपके प्लानिंग कमीशन का जो भी रोल रहा है, राइट, उसमें जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान्स, उसमें क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या उनकी प्रोग्रेस रही, क्या फीचर्स थे, वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे पीसी महालनोबिस मॉडल है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम है, गडगिल फॉर्मूला है, राइट, तो वो सारी चीजें, हेरोड डॉमर मॉडल है, तो वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। सोशल मूवमेंट से क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे आपके ट्राइबल मूवमेंट है, दलित मूवमेंट्स है, फार्मर मूवमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेबर यूनियंस की जो हिस्ट्री रही है वहां से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और उनका क्या रोल है सोसाइटी में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। भारतीय राजनीति का क्षेत्रीकरण, भारतीय राज्यों का पुनर्गठन हो गया, नागरिक समाज हो गया, सामाजिक आंदोलन हो गया, राज्य अर्थव्यवस्था तथा विकास हो गया। तो ऐसे पॉलिटिकल प्रोसेस के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी ज्यादा देखो कंसेप्चुअल यूनिट है। इसमें हम लक्ष्मीकांत की बुक के जो स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर्स हैं उसमें पूरा ये जो आपका सिलेबस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जो हमें देखने में बड़ा लगता है, पर बिलीव मी इसमें बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है कंसेप्चुअल है। आप एक बार भी पढ़ोगे, और लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज भी इतनी इजी होती है कि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, राइट। सो ये पोर्शन देखने में ज़्यादा लग रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा कम टाइम में आप इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग ये यूनिट रहता भी है। उसके बाद में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी जो हमारी लास्ट यूनिट है, तो यहाँ पर गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस से जुड़ी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, और उसके अलावा जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे यूएनडीपी ने कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से फीचर्स बताए हैं, वर्ल्ड गवर्नेंस इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, राइट। उसके अलावा आपके जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की क्या रिपोर्ट आई है गवर्नेंस के ऊपर, तो ऐसे कौन से रिपोर्ट्स कब आए, किसमें क्या फीचर्स गवर्नेंस के बताए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल कंसेप्चुअल पोर्शन है चेक एंड बैलेंस का, तो वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अलावा जो एंटी करप्शन मैकेनिज्म है, या फिर गुड गवर्नेंस के लिए जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, संस्थागत जो कुछ प्रावधान अरेंजमेंट्स किए गए हैं, कुछ एक्ट्स हैं, जैसे आपके आरटीआई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, इसके अलावा लोकपाल लोकायुक्त, यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके अलावा नीति आयोग एंड ई गवर्नेंस से क्वेश्चंस आते हैं कि ई गवर्नेंस से संबंधित कौन कौन से डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा आपके जो गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं कौन कौन से एरियाज में, जैसे आपके हाउसिंग से संबंधित है, मनरेगा है, नेशनल हेल्थ मिशन है, आरटीई है, हेल्थ से संबंधित जो पॉलिसीज हैं, इससे संबंधित क्वेश्चंस इन एरियाज में से, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स में से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये एक एरिया है। एंड देन जन सुनवाई, सोशल ऑडिट जैसे जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जिनकी अगर हम शुरुआत की बात करें
तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे MKSS का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, राइट। तो वो हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और उनका जो रोल रहता है उसमें डिस्कस कर ही लेंगे, राइट। तो ये लास्ट के जो ये 3 यूनिट्स हैं, प्रोसेस है, गवर्नेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। थोड़े लेंदी यूनिट्स हैं जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है और शुरू के 3 यूनिट्स, तो उनको हमें अच्छे से कवर करना है। एंड देन ये यूनिट्स हम कम समय में भी इफेक्टिव, प्रभावशील तरीके से कवर कर सकते हैं। सो ये पूरे जो सिलेबस का रोड मैप है, एग्जैक्ट सेम पैटर्न एंड सिलेबस वही रहता है जो आपके UGC नेट एग्जामिनेशन में रहता है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द सेट एस्पिरेंट्स कि राजस्थान सेट के जो रिवीजन बैच है वो भी ऑनगोइंग है, उत्कर्ष क्लासेस, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको लिमिटेड टाइम में इफेक्टिव तरीके से राइट गाइडेंस के साथ में कर सकते हो। इसके अलावा UGC नेट का, क्योंकि देखो सेट एंड UGC नेट का सिलेबस एग्जैक्ट सेम है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, तो अगर आप नेट के कोर्स में भी इनरोल करते हो तो वो भी आपके लिए लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 में आप एक साथ इनरोल कर सकते हो बिकॉज सिलेबस इज सेम। तो आप नेट वाले कोर्स में भी इनरोल करो, यहाँ पर आपको पेपर 1 भी मिलेगा एंड पेपर 2, और ड्यूरेशन भी यहाँ पर स्टूडेंट के पेस के हिसाब से हमने इस बार रखा है। जैसे 6 मंथ वाला जो बैच है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ऑलरेडी सब्जेक्ट में थोड़ी बहुत एक पकड़ है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और वो बस अपनी उस अंडरस्टैंडिंग को रिफाइन करना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, तो ये काम 6 महीने में आप बिना ज़्यादा परेशान हुए कर सकते हो। पर ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अपने मास्टर्स में ही हैं या जिन्होंने मास्टर्स में उतने अच्छे तरीके से मान लीजिए रेगुलर मोड में नहीं किया है या जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब के साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम हम नहीं दे पाते हैं डेली बेसिस पर और एक कंसिस्टेंसी, मोमेंटम हमारा तैयारी का नहीं बन पाता। तो अब इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी तरीके के एस्पिरेंट्स हैं, राइट, तो इनको ध्यान में रखते हुए हमने इस बार 12 मंथ बैच जो है वो भी लॉन्च किया है, राइट। तो जहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूरेशन है तो 12 मंथ्स में आराम से अपनी पेस पर फ्लेक्सिबली आप क्या कर सकते हो, तैयारी इफेक्टिवली कर सकते हो। इसके अलावा पेपर 1 एंड पेपर 2 को आप इंडिविजुअली भी परचेज कर सकते हो। अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको लगता है कि जो पेपर 1 है सिर्फ हमें उस पर काम करना है तो आप पेपर 1 में इनरोल कीजिए और पेपर 2 भी आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो अगर आपको लगता है पेपर 1 ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो गया है या फिर उसके कुछ पोर्शंस हमारे अच्छे से उस पर हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, जैसे रिसर्च है, टीचिंग है, लॉजिकल रीजनिंग, DI, मैथमेटिकल पोर्शन है, तो आप डायरेक्टली पेपर 2 में भी इनरोल कर सकते हो इंडिविजुअली। इसके अलावा हमारे जो नेट एस्पिरेंट्स हैं तो उनके लिए एक और गुड न्यूज़ हमने अनाउंस किया है कि अगर आप इस नंबर पर टेक्स्ट करोगे उत्कर्ष नेट 2026 तो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक PDF मिलेगी जहाँ पर बेसिकली UGC नेट के पेपर 1 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं तो उनको डिटेल्ड सॉल्यूशंस वहाँ पर आप लोगों के लिए एक फाइल में अरेंज्ड कर दिए गए हैं कंपाइल करके, और ये आपकी तैयारी में गेम चेंजर प्रूफ हो सकता है, तो ये भी आप कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा जो सेट का सिलेबस है, पैटर्न है, उसको अच्छे से डिस्कस किया। हमने देखा कौन सी यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और किस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। सो ऐसे और इम्पॉर्टेंट सेशंस के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।